नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। चुनावों में 400 पार के सपने पालने वाली बीजेपी नतीजों में पूर्ण बहुमत के 272 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई और सिर्फ 240 पर ही सिमट के रह गई। हालांकि अपने सहयोगियों की बैसाखियों के सहारे भाजपा ने केंद्र में सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार 2014 और 2019 के रुतबे वाली सरकार नहीं है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे। इस बार के नतीजों में भाजपा को कई राज्यों में नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे राज्यों में भाजपा का खेल पूरी तरह से बिगड़ गया है जहां पार्टी खुद को मजबूत मानकर चल रही थी और उसे यहां झटके या नुकसान का कोई अंदाजा नहीं था। यही कारण है कि अब इन झटकों को देखते हुए भाजपा में खलबली मची हुई है और पार्टी ने खुद को रिवाइव करने की योजना बनाई है। इन नतीजों से नसीहत लेते हुए भाजपा को एक बात तो समझ में आ गई है कि देश में अब कोई मोदी मैजिक जैसा धोखा नहीं है और ना ही इस देश की जनता किसी के अहंकार को या किसी अहंकारी तानाशाह को बर्दाश्त कर सकती है। इसीलिए भाजपा ने इन नतीजों से सीख लेते हुए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों में बदलाव करने की योजना बनाई है। भाजपा ये जान गई है कि लोकसभा चुनावों के नतीजे उसके भविष्य के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि इस बार तो वो वैसे भी करके सहयोगियों की मदद से सत्ता के मुकाम तक पहुंच गई, लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी को इसका खामियाजा गहरा भुगतना पड़ सकता है। साथ ही इस खिचड़ी सरकार का भी कोई भरोसा नहीं है कि ये कब तक बीजेपी को सत्ता का सुख दे सके, क्योंकि इन नतीजों के आते ही अब भाजपा में केंद्र से लेकर कई राज्यों तक में पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं और विरोध सामने आने लगे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में मची बड़ी सियासी हलचल सबसे बड़ा उदाहरण है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अब अपनी रणनीति में बदलाव करना शुरू कर दिया है और अपनी नीतियों को बदल रही है। भाजपा ने ग्राउंड कनेक्ट से लेकर युवा वर्ग को साधने की कवायद शुरू कर दी है। महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी और बंगाल तक के माहौल में बदलाव देखा जा रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी खुद को मजबूत मान रही थी, वहां नतीजों ने नाराजगी का आईना दिखा दिया। अब क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने की वकालत लेने लगी है। पार्टी आलाकमान भी आंतरिक समीक्षाएं कर रहा है। खराब प्रदर्शन को लेकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश यूनिट से रिपोर्ट तलब की गई। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात की और 15 पेज की अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक होने का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में कार्यकर्ताओं के असंतोष और प्रशासन की मनमानी को हार की प्रमुख वजह बताया गया है। रिपोर्ट में आरक्षण में विसंगतियां, ठेके पर नौकरियों का जिक्र भी है। जाहिर है कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच लगातार रैंच मची हुई है। एक और जहां सीएम योगी की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है, तो वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि यूपी सरकार में संगठन और मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन योगी को कुर्सी से हटाना गुजरात लॉबी के लिए इतना आसान नहीं बताया जा रहा है। हालांकि ये सब कयास है। यूपी से इतर इस साल के अंत तक हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन राज्यों को लेकर भी बीजेपी अब अपनी नीतियों को बदलने की योजना बना रही है। हरियाणा के महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार है। झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है। बीजेपी ने अब इन चुनावी राज्यों में फोकस बढ़ा दिया है। पिछले दिनों में कुछ ऐसे फैसले किए गए जो सीधे तौर पर चुनाव से जोड़कर देखे जा रहे हैं। हरियाणा में भाजपा की हालत काफी पतली नजर आ रही है, क्योंकि एक तो यहाँ बीजेपी के खिलाफ एंटी गवर्नेंसी देखने को मिल रही है, साथ ही कांग्रेस ने अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है और उनके नेता जमीन पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग पर फोकस कर रही है और उसे साधने का प्रयास कर रही है। क्योंकि यहाँ किसान और जाट वोटर्स बीजेपी से नाराज हैं, ऐसे में बीजेपी गैर जाट पॉलिटिक्स पर भरोसा कर रही है और आलाकमान ने ओबीसी समुदाय के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां देकर विजन भी साफ कर दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर उनकी जगह पिछड़ा वर्ग से आने वाले नायब सैनी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी जचपा के साथ गठबंधन भी तोड़ दिया था। पार्टी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। हालांकि नतीजे आए तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। पिछले चुनाव में जो है वो हरियाणा में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी ने आधी सीटें खो दी। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है और मोहन लाल बड़ौली को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हरियाणा में ओबीसी और ब्राह्मण समुदायों को मिलाकर करीब 35% वोटर्स हैं। बीजेपी भले ही संगठन में हर वर्ग को साधने का संदेश दे रही है, लेकिन सरकार के फैसले में युवाओं से लेकर ओबीसी वर्ग की झलक देखने को मिल रही है। बीजेपी ने ओबीसी वोटरों को साधने के लिए क्रीमी लेयर बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही ओबीसी जातियों की बी कैटेगरी के लिए भी नया कोटा तय किया है। हरियाणा सरकार ने युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का
आरक्षण देने का भी दाव खेला। हालांकि किसानों व पहलवानों की नाराजगी पर यह दाव कितना असर करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हरियाणा के अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनावों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लगातार मिल रही हार के बाद बंगाल बीजेपी में खलबली मची हुई है। इस बीच एक दिन पहले ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा था कि अब सबका साथ सबका विकास का नारा बदल देना चाहिए। सबका साथ सबका विकास जरूरत नहीं, बल्कि जो हमारे साथ हम उसके साथ वाला फॉर्मूला चलेगा। अधिकारी ने साफ कहा कि हमें अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जरूरत नहीं है। मतलब साफ है कि बंगाल में बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है ताकि बंगाल में हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को और भी धार दी जा सके। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि अधिकारी के बयान पर जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। सफाई देते हुए अधिकारी ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहूं कि सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री मोदी का नारा है और मेरे कहने से ये नहीं बदलेगा। ये एनडीए सरकार का एजेंडा है, ये बीजेपी का भी एजेंडा है। मैं स्पष्ट करना चाहूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। फिलहाल शुभेंदु के बयान से साफ है कि बीजेपी अब बंगाल में हिंदू वोटर्स पर फोकस रखेगी। बंगाल बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने एकजुट होकर टीएमसी को सपोर्ट किया है, जबकि हिंदू वोटर्स ने विभाजन देखा गया। ऐसे में अब हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जाएगी। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड नया नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी हिंदुत्व को लेकर मुखर देखी गई। बीजेपी ने हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए राज्य में धार्मिक कार्यक्रमों और आयोजकों को बढ़ावा दिया। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है और हिंदू वोटर्स को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि टीएमसी आपके हितों की अनदेखी कर रही है। हालांकि लोकसभा और उपचुनाव में मिली हार ने बंगाल में बीजेपी की उम्मीदों को तोड़ा है, जिसके बाद बंगाल में उसका सियासी भविष्य खतरे में दिख रहा है। महाराष्ट्र में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा की हालत काफी खराब नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहां नुकसान हुआ था। वहीं सत्ता में शामिल उसके साथी एनसीपी अजित पवार और सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के बीच भी अब सब कुछ सही नहीं नजर आ रहा है। आपसी कलह और सहयोगियों में मतभेद महाराष्ट्र में बीजेपी के कमजोर होने की प्रमुख वजह है। हालांकि चुनावों को नजदीक देखकर प्रदेश की महायुति सरकार ने पिटारा खोल दिया है। युवाओं से लेकर महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर योजनाओं को जमीन पर उतार दिया गया है। हालांकि विपक्ष इसे सबक के तौर पर देख रहा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कहते हैं कि लोकसभा चुनावों में झटका लगने के बाद सरकार को लोगों की नाराजगी का एहसास हुआ है। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र में नाराज भाई बहनों को साधने के लिए सरकार नई योजना लेकर आई है। दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने लड़की बहन योजना और लाडला भाई योजना शुरू कर दी है। इन योजनाओं के जरिए शिंदे सरकार ने महिलाओं और युवाओं को साधने का प्रयास किया है। माना जा रहा है कि लड़की बहन योजना से न सिर्फ आधी आबादी को सीधे फायदा पहुंचेगा, बल्कि महायुति सरकार को भी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों में भी मैजिक देखने को मिलेगा। इसी तरह बेरोजगार युवा वर्ग को साधने के लाडला भाई योजना लाई गई है। जाहिर है कि इन दिनों योजनाओं को लाने का मकसद आगामी विधानसभा चुनावों में लाभ उठाना है। हालांकि जनता भी इस बात को अच्छे से समझती है। ऐसे में ये योजनाएं भाजपा के कितना काम आएंगी, ये तो खैर आने वाले वक्त ही बताएगा, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ है, एकजुट होकर के विधानसभा चुनावों में उतर रहा है। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड में सत्ताधारी दल झामुमो इस बार भी मजबूत नजर आ रहा है। वहीं हेमंत सोरेन के जेल जाने से जनता के बीच सिंपैथी मिलने की पूरी उम्मीद है। चुनाव से पहले अब जब हेमंत सोरेन ने जेल से आकर फिर से सीएम की कुर्सी संभाल ली है, इससे बीजेपी को और भी झटका लगा है। यही वजह है कि बीजेपी ने यहां आदिवासी वर्ग को साधने की योजना बनाई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओडिशा में आदिवासी वर्ग का सीएम चुनना झारखंड में चुनावी लाभ लेने की दिशा में चला गया एक कदम है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को झारखंड में नुकसान उठाना पड़ा था, जो संकेत हैं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में बीजेपी के खिलाफ माहौल है। बीजेपी को अंदेशा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी एनडीए पर उल्टा असर डाल सकती है, क्योंकि एनडीए को आदिवासी सीटें पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। यही कारण है कि ओडिशा में मोहन मांझी को कमान सौंपकर बीजेपी झारखंड में आदिवासी वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी 26.2% है। इसके अलावा ओडिशा और आदिवासी सांसद जुएल ओराम को केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापस लाना उसी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे दाव सफल होंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में यादव वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया, लेकिन इससे चुनावी लाभ नहीं हो सका। ऐसे में झारखंड में भाजपा को लाभ मिलना मुश्किल ही नजर आता है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को राजस्थान में भी इस बार बड़ा झटका लगा है।
है, जबकि 4 महीने पहले ही बीजेपी ने राजस्थान में सरकार बनाई थी। इसीलिए राजस्थान में नुकसान पर भी पार्टी ध्यान लगा रही है। राजस्थान में भजन लाल सरकार के फोकस में मंदिर उत्थान से लेकर जॉब और गांव किसान तक है। मंदिरों पर फोकस करके बीजेपी राजस्थान में हिंदुओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। भजन सरकार ने जो है वो अगले 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है। बजट में ये भी कहा गया है कि सरकार ने अगले 5 साल में निजी क्षेत्रों को भी मिलाकर कुल 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुफ्त फसली ऋण देने की भी घोषणा की है। हालांकि राजस्थान में अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन लोकसभा में मिली हार बीजेपी के लिए प्रदेश में बड़ा झटका है। जाहिर है कि लोकसभा चुनावों में हुए नुकसान और झटके के बाद अब भाजपा में कई राज्यों में खलबली मची। तो वहीं यूपी और महाराष्ट्र में पार्टी के अंदर ही उठापटक जारी है। यही वजह है कि अब बीजेपी आला कमान भी किसी भी तरह से पार्टी के अंदर जारी अंतर्कलह को शांत करने में लगी है और जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के डाउन होने के बाद से अब पार्टी के अंदर अनुशासन कमजोर पड़ता जा रहा है और लगातार पार्टी के अंदर से ही उठ रही आवाजें पार्टी के आला कमान के लिए सिर दर्द बन गई हैं। साथ ही पार्टी का आला कमान अब ये भी समझ चुका है कि सहयोगियों को नजरअंदाज करके भला नहीं हो सकता है। भलाई इसी में है कि सहयोगियों को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि केंद्र की सत्ता उन्हीं के दम पर है। फिलहाल देखते हैं कि मोदी और बीजेपी कैसे आगे की रणनीति को बनाते हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।